हाँ, आज ये हमारा पहला प्रयास है कि हम छोटी छोटी इंडस्ट्री से मतलब जो वाकई में छोटी हैं, और पिछले कुछ सालों से मतलब ये है जो पिछले 20-25 सालों में काफ़ी जिन्होंने ग्रो करा है, और अब वो ग्रो करने के बाद में ऐसे मुकाम पर आ गए हैं कि जिनको अब अनलिमिटेड आगे स्काई दिखता है। वो लोग भी मजाक से आए थे, वो सीरियसली काम नहीं कर रहे थे। कोई नौकरी छोड़कर आया, ज़्यादातर नौकरी छोड़कर आए। किसी ने अपना पहली बार, जिसको स्टार्टअप बोलते हैं, ये जनरेशन स्टार्टअप वाली नहीं थी। सबने नौकरी करी, मौका देखा और लग गए। सबका घर अच्छा खासा चलने लगा, लेकिन काम अब बढ़ाने के लिए जो अब नया एनवायरनमेंट आ गया है, अब जो कंपटीशन आ गया है, तो आज मेरे साथ यहाँ पे नक्षत्र भारद्वाज और कमाल पाशा जी, ये 2 लोग हैं यहाँ पे। इनको मैं पिछले 25-30 साल से जानते हैं हम एक दूसरे को, तकरीबन 25-30 साल से मैं इनको जानता हूँ मैं। और एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इन्होंने उस वक्त जो प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट इंडिया में एक आधी कंपनी बनाती थी। हाँ, एक आध था और ज़्यादातर सब इम्पोर्ट करते थे, और होता था, इंडियन मैन्युफैक्चर तकरीबन थे ही नहीं। और भारद्वाज जी, मुझे जहाँ तक याद है, नक्षत्र जी, आप उसमें उस वक्त एक कंपनी थी यहाँ पे ओखला में, उसमें काम करते थे। एग्जैक्टली। और वहीं से आपने सोचा कि क्यों ना मैं काम करूं। फिर आप और कमाल पाशा जी, आप मेरे ख्याल से ऑल इंडिया रेडियो में थे ना? ऑल इंडिया रेडियो में। हाँ, आप ऑल इंडिया रेडियो में टेक्निकल साइड में थे। तो आप दोनों मिल गए और आप लोगों ने सबसे पहले काम जो शुरू करा, वो आपने एक इधर भरतनगर में, सराय जुलाना, बिल्कुल जामिया यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास ही है। वहाँ पर हमने एक छोटा सा सेटअप लिया, एक छोटा सा रूम ही था। वहाँ पर हम जब इंजीनियरिंग भी पैरेलली हम कर रहे थे, तो उसके साथ ही पैरेलली हमने शुरू किया। और उस वक्त जब हमने शुरू किया तो इट वाज मोर ऑफ ए हॉबी। अब मतलब हमने ये कौन से सन की बात होगी? ये 98 एग्जैक्टली 1998 की बात है। 1998, तो 2 साल और 26 साल हो गए। हाँ, तकरीबन 26 साल हो चुके हैं ना। और तभी से हम आपको जानते भी हैं। हाँ, तभी से हम जानते हैं, तभी से एक दूसरे को हम जानते भी हैं। तो अब इसके बाद जाके ये जो अब आपने उस वक्त जब ये काम शुरू करा था, तो आपने मूलतः काम जो करा था, वो शुरुआत करी थी ऐसे आइटम की जो सिर्फ इंडस्ट्री में लगता है, जिसका कोई हाउस होल्ड यूज नहीं है। बिल्कुल उसके उस वक्त बायर बहुत कम थे। और ये एक तरह का, इसको हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोलते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज में आप इसको कह सकते हो इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर और फोटो सेंसर भी हाउस होल्ड वाले नहीं, फोटो सेंसर भी जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं, फैक्ट्री ऑटोमेशन में जिसका यूजेज है, हम सिर्फ वही बनाते थे। और इनफैक्ट जब हमने शुरू किया था, एट दैट टाइम इसकी अवेयरनेस भी ऑटोमेशन की इंडस्ट्री में थी ही नहीं। सब लोग मैकेनिकल स्विचेस ही यूज करते थे, और प्रॉक्सिमिटी स्विच के बारे में जानते बहुत कम। मेरे ख्याल शायद 5-7% ही था जो ऑटोमेशन हमारे हिंदुस्तान के अंदर आया था। उस वक्त आप याद करो, उस वक्त प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो मिला करता था, वो 800-900 हज़ार रुपए का मिलता था 1998 में। एग्जैक्टली और आपने जब शुरू करा, आपने मार्केट पकड़ने के लिए, लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, आपने उसको शायद उस वक्त 150 या 200 रुपए में शुरू करा था। तकरीबन हमने 140 और 150 के प्राइस बैंड में इसको शुरू किया था, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स। सारे लोगों से मोर देन 80% कमी था हमारे। हाँ, और उस वक्त जो हमारा जो नियरेस्ट कस्टमर्स थे, वो उस वक्त P&F हुआ करता था, एक काफी नोन ब्रांड था। और अदरवाइज और कोई खास ऐसा ब्रांड नहीं था। P&F एक अच्छा ब्रांड था, उसके कंपटीशन में हमने शुरू किया। और शुरुआत में देखो, लोगों को मतलब जिसे आप कहें कन्विंस करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी उनके एट पार उस वक्त थी, और हमने लोगों को कन्विंस किया। और धीरे धीरे करके हमने अपना सेटअप, जो हमने शुरुआत में एज अ हॉबी शुरू किया था, वो धीरे धीरे करके सीरियसनेस होकर हमने कंपनी फॉर्म की 2003 के आसपास। क्वालिटी को भी अप्रिशिएट किया। और अब मैं देखता हूँ कि आपने इस टाइप की इंडस्ट्री में, जिसको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के कंपोनेंट्स बोलते हैं, बिल्कुल, इसमें आप लोगों ने अपना ब्रांड जो डॉल्फिन है, आपने अपना ब्रांड की भी रिकॉग्निशन करी है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे काफी लोग मिलते हैं एग्जीबिशन में, बहुत सारे डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिनके कार्ड में पीछे DA जो आपका ब्रांड है, वो बड़े फख्र से उसको बिल्कुल लगाते हैं कि साहब ये हमारा DA ब्रांड है, हम DA के डीलर हैं, DA के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। बिल्कुल है ना। बहुत खुशी होती है इस बात से। कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसमें सर खुशी की बात है कि हमारे मॉडल नंबर से टेंडर निकलता है, जिसमें टाटा स्टील है, या एक राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी है
राजस्थान इलेक्ट्रिक REIL है, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन हमारे लिमिटेड। सेंसर का मॉडल से ही टेंडर निकलता है। चलिए ये तो ये हो गया, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि जैसे काफ़ी बड़े ब्रांड हैं, बालूफ है इस लाइन में जो बहुत बड़ा ब्रांड है, P&F है जो बहुत बड़ा ब्रांड है, ओमरॉन है जो बहुत बड़ा ब्रांड है, मल्टीनेशनल ब्रांड है, और जो इस तरह के ब्रांड हैं, और खासकर अगर आप ये जर्मन ब्रांड लीजिए या अमेरिकन लीजिए, अमेरिकन में जैसे बैनर हो गया, ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है। ये लोग जिस टाइप की इंडस्ट्री में, जैसे ये फार्मास्यूटिकल में, अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो कहते हैं साहब हमको तो बैनर ही चाहिए। अगर हम ऑटोमोबाइल में किसी जापानी कंपनी में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि साहब हमको तो ओमरॉन ब्रांड ही चाहिए, जापानी चाहिए सेंसर। तो उस केस में क्या ये आपको ट्रायल का भी मौका नहीं देते? ये सर, हालांकि आप MSME में आते हो। बिल्कुल दुविधा है सर, क्योंकि लोग थोड़ा सा पता नहीं, या तो ब्रांड कॉन्शियस है, कुछ भी वजह हो, वो इतना मौका भी नहीं देते कि हम उसके अंदर घुस के उनको अप्रूवल करके दिखाएं। नहीं, आप उनको रिक्वेस्ट करिए ना कि आप उनको रिक्वेस्ट करिए, आप हमें अप्रूव मत करिए, हमसे सैंपल तो लीजिए, हमसे बनवाइए तो सही। कोशिश हम बहुत करते हैं, उसी कोशिश का नतीजा है कि हम टाटा में घुस पाए थोड़ा सा, बट अभी भी बहुत सारे, जैसे मुझे याद है हमारे टाटा तो बहुत छोटा है, आपके पास तो आप देखो ना हमारी रेलवेज है, इंडियन रेलवेज है, इंडियन रेलवे से जो इतनी बड़ी है। बहुत जी नहीं, मैं आपको एक वो किस्सा बता रहा हूँ। हम लोग गए थे, होंडा हमारे फैक्ट्री के बिल्कुल बहुत पास ही है। हमने वहाँ जाके, एक हमारे जानने वालों ने वहाँ पे मशीन लगाई थी, तो हम उनके साथ गए थे। हमने बहुत उन्हें कन्विंस किया कि आप हमारा प्रोडक्ट लगाओ, जो आप लगा रहे हो बिल्कुल टेक्निकली उसके एट पार है, बट उन्होंने कहा नहीं हम लोग लगा ही नहीं सकते, हमें तो लगाना ही नहीं। एक्चुअली क्या है उनका ना, एज अ पॉलिसी मैटर क्या है कोरियन और जापानीज कंपनी का, कि उनको जो रॉ मटेरियल परचेज करना होता है वो जापानीज फर्म्स का ही कर सकते हैं, उनकी गवर्नमेंट या तो उन लोगों नहीं, पर मुझे देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये बात काफ़ी हद तक पहले तो ठीक थी, लेकिन काफ़ी कंपनीज ऐसी भी हैं, जैसे जब हमने हुंडई में माल देना शुरू करा था तो हुंडई में ये था कि साहब वो तो कोरियन माल ही लेंगे, या जो उनका लगा हुआ वो एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट लेंगे, उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन जब किया इंडिया में आई और हम किया की फैक्ट्री में गए तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया, वहाँ पे कुछ कोरियन था ही नहीं, वहाँ पे तो जापानीज था या अमेरिकन था या जर्मन था। हालांकि उन्होंने किसी इंडियन कंपनी को भी एनकरेज नहीं करा। विद द स्पैन ऑफ टाइम थोड़ा सा उन्होंने रिएक्शन दी होगी, बट इन जनरल वो लोग फिक्स रहते हैं कि वो एक अच्छा पॉइंट है सर जो आपने रेस किया। मैं चाहता हूँ कि इसको एक पॉइंट बनाया जाए कि कहीं ना कहीं हम लोगों को चांस देना चाहिए, भाई हम इतना अच्छा काम कर नहीं, रहे पर हैं। इसकी शुरुआत कम से कम जो प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है, चलिए ये तो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को तो हम बाध्य नहीं कर सकते, नहीं बाध्य नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, हमारा एक एजेंडा बना सकते हैं इस पॉइंट को लेके। वो जो अपना CSR करते हैं, CSR में जिनके पास वो रहता है कि वो कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इंडियन इंडस्ट्री के लिए भी हमारे प्रोडक्ट लगाए ना, पर हमको ट्रायल का चांस देना चाहिए। वो ये हमको बस इतना बता दें कि साहब ये हमारे पास ये प्रोडक्ट 1000 पीस लगेगा साल का। हम ये नहीं कह रहे कि वो जो उनके पास एक सिंगल नंबर लगेगा उसकी तो हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट भी बहुत आ जाएगी। Exactly. कि ये हमारे 1000 नंबर लगेगा और 1000 नंबर में आप हमको बना के आप हमें ट्रायल के लिए दे दो, हम उसके मोल्ड में भी पैसा खर्च करेंगे, हम उसकी डेवलपमेंट में भी पैसा खर्च करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और आपके एट पार पड़ता है तो आप लीजिए, आप क्वालिटी चेक करिए, भाई आपको जितनी गारंटी चाहिए, जो भी आपको अपने टेक्निकल पैरामीटर्स पे चेक करना है आप कर। अगर हम उस पर खरे उतरते हैं तो हमें चांस देना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो पॉलिसीज पहले के मुकाबले बेहतर तो हुई हैं, धीरे धीरे एंट्रीज भी मिल रही हैं, बट स्टिल अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। मैंने एक बात और भी देखी थी पीछे, मैं आपसे करीब 2 साल पहले आपकी फैक्ट्री जब आया था, अब आपने करीब SMD प्लांट भी लगा लिया था। बिल्कुल, हमारे पास SMT प्लांट भी शायद 5-6 साल हो गए, तकरीबन 7 साल तो हो गए। 7 साल हो गए, और वो भी आपने शायद लोन लिया था। हाँ, बैंक के थ्रू। और हैरानी की बात है जब आपने SMD प्लांट लगाया, आपको ये नहीं मालूम था कि इसकी मशीन इतनी भारी होगी कि आपके सारे टाइल तोड़ देगी। वो बिल्कुल अंदाजा नहीं था, वो इतनी भारी थी कि जो जब मशीन हमारी फैक्ट्री के अंदर लाई गई तो जितना भी हमारा जो कॉरिडोर का हिस्सा है वो सारा का सारा टूट गया। बट लेट इट बी, कोई बात नहीं। लेकिन आपने सीखा तो सही ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं इस पॉडकास्ट के जरिए ना लोगों को भी बताना चाहता हूं मैं कि आप इनको ऐसा मत समझिए कि जो उन्होंने देख देख के करा है, इन्होंने सिर्फ अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा बेटर करने के लिए, क्वालिटी ज़्यादा बेटर करने के लिए इन्होंने SMD मशीन लाई, पर इनको SMD का आइडिया नहीं था, इन्होंने किसी का देखी भी नहीं थी। यानी कि आप लोग किसी का देख देख के काम नहीं कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप अपनी इंडियन डिमांड के हिसाब से कर रहे हो। जी, उससे हमारा प्रोडक्शन में बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ। जो PCBs हमको माउंट करने में 3-3 दिन लगते थे, वो 1 घंटे और आधे घंटे में माउंट हो जाती है। प्लस जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी उसकी तक ना 100% क्वालिटी ओके होती थी। जो हाथ से अगर आप माउंट करोगे तो वो तो किसी हालत में भी 20% रिजेक्शन तो
पर उस वक्त माउंटिंग क्या आपने एसएमडी मशीन कितने की ली होगी 7 साल पहले? तकरीबन हमारा 1 करोड़ के आसपास का पूरा तो वो प्लांट आपने उस वक्त सेटअप वो हुआ था। तब लोन लिया था? हाँ, तब हमने लोन एंड वो लिया था। फुल्ली रीपेड हो गया? हाँ, वो फुल्ली रीपेड हो गया। कितने साल में? तकरीबन 7 साल का हमें टेनर मिला था बैंक से, हमने 5 साल में रीपे कर दिया उसको अच्छा अच्छा। अराउंड। लेकिन उस मशीन ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारी सोच से भी ज्यादा अच्छा सपोर्ट और किया। अभी तक वो मशीन चल रही है? अभी तक मशीन चल रही है, अभी तक मशीन चल रही है। अगर आपको अब और जो एक्सपेंशन करना है इसके लिए भी तो आपको पैसा लगेगा। एग्जैक्टली सर, अभी आजकल जो टर्मोइल हम लोगों के बीच में चल रहा है ना, वो यही चल रहा है कि हमें कैपिटल इन्फ्यूज करना है अपने प्लांट के अंदर, तभी हम पर आप कितनी लगा लोगे? आप अपनी सेविंग से आपको तनख्वाह भी देनी है, अपना घर भी चलाना है, यही आपके पास इतनी सेविंग तो, और आपकी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि करीब 10 से 12 करोड़ की टर्नओवर होगी। 12 करोड़ हमें टच 12 करोड़ इस साल अगर आपने टच करा है तो इतनी सेविंग तो। और आपके कितने एम्प्लॉइज हैं? अराउंड 60 हमारे पास एम्प्लॉइज हैं। 12 करोड़ की टर्नओवर में 60 एम्प्लॉइज, 60 लोगों को आप रोजगार दे रहे हो। एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली। और जब आपकी अगर टर्नओवर समझो कि 50 से ऊपर पहुंचती है तो आप करीब 200 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। बहुत आराम से, बहुत। और 200 लोगों का घर भी चलाना है। तो हमारे पास इसका मतलब ये हो गया कि इतने पैसे तो बचेंगे नहीं कि हम अपना पैसा लगा सकें। आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। ये एक सर यही पे एक आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ, उसमें यही एक दुविधा है कि हम अगर बैंक से या किसी से लोन लेने जाते हैं तो वो कोलेटरल मांगते हैं। अब इतना बड़ा हम कहाँ से लाएं? हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी एक लिमिटेड है और हमारा कोई बैकग्राउंड कोई हम बिजनेस बैकग्राउंड भी मुझे नहीं जहाँ तक पाशा जी मैं आपके बारे में बात करता हूँ, जहाँ तक मुझे ध्यान है आपकी एजुकेशन शायद दिल्ली से हुई है या बरेली? शुरू में बरेली थी, फिर मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो मैं दिल्ली आ गया। आप दिल्ली आ गए थे बरेली से। और आपकी नक्षत्र जी? मेरे जामिया मिलिया से हुई है, दिल्ली से। मेरी सारी एजुकेशन दिल्ली से हुई है। अच्छा, आप दोनों जामिया मिलिया गए थे ना? हाँ, वहीं से ही हमने बेसिकली शुरुआत, बिजनेस का स्टार्ट भी वहीं से हुआ था। वहीं से स्टार्ट हुआ था। लेकिन आप ये देखिए कि आपकी पार्टनरशिप करीब 28 साल की हो गई। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपने अपनी कोई संपदा ना बना के, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम वहाँ पे सराय जुलेना में मैं आपके पास शायद 1-2 बार आया हूँ मैं, आप टॉप फ्लोर में हुआ करते थे। हाँ, बहुत छोटा सा सेटअप था। और टॉप फ्लोर में वो रेंट पे था, रेंटेड अकोमोडेशन था। उसके बाद जाके आपने जो पैसा वैसा जोड़ा, जो आपने फैक्ट्री बनाई थी नोएडा फेज 2 में बनाई थी, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया, सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां पर हमने प्लॉट लिया था 2007 में। 2007 में प्लॉट लिया था और 2009 में फॉर्मली हमने शुरुआत करी उसकी। तो 2 साल हमने 2007 में हमने लैंड लिया था। 2009 में हमने शुरुआत करी वहाँ पे, आप शिफ्ट हो गए। और मुझे ध्यान है कि आप भी शायद तिलक नगर रहते थे दिल्ली में और वहाँ से आप नोएडा शिफ्ट कर रहे थे। बस सिर्फ फैक्ट्री की वजह से मैंने अपने आप को रिलोकेट किया और फैक्ट्री के पास ही आज भी मेरा घर है। तो लेकिन जो डिसीजन था वो बहुत अच्छा डिसीजन था। लेकिन उस वक्त तो नोएडा में बहुत टफ होगा, बहुत टफ था। बच्चों का स्कूल करना, वो सब पूरी तरह से अपने आप को रिलोकेट करना। अपने अलावा एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे पास, वहाँ पे आसपास में लेबर नहीं थी। बिल्कुल, बिल्कुल। 3 गाड़ियां लेके सुबह 6 बजे यहाँ से सराय जुलेना, क्योंकि ऑफिस था, सारा स्टाफ हमारा सराय जुलेना, हम रोज सुबह 6 बजे उन्हें लेके जाते थे। और आपके पास अभी सारा वो पुराना स्टाफ है? वो अभी तक सब है, अभी सब तक सब है। 50 किलोमीटर हम जाते थे शाम को कराने के बाद, फिर उनको छोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती थी। फिर उनको फिर वापस ग्रेटर नोएडा अपने घर जाते थे। मैं सुबह लेने आता था, फिर छोड़कर, मतलब डेली 100, 150, 200 किलोमीटर ड्राइविंग करते। लेकिन सर इट वाज ऑल वर्थ इट। आप सोचते हैं थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन इट वाज ऑल वर्थ इट। लेकिन जिस हिसाब से आपका फैक्ट्री का प्लॉट साइज था शायद 500 स्क्वायर मीटर्स का प्लॉट, 500 स्क्वायर। अब आपको जगह तो और बड़ी चाहिए। एग्जैक्टली, हम तो सर्च कर रहे हैं, इनफैक्ट अपने आसपास ही सर्च कर रहे हैं। लेकिन लैंड तो बहुत महंगी हो गई है। लैंड अब पिछले 1-1.5 साल में बहुत मुझे एक बार बताइए, ये कैसे मालूम पड़ेगा? आप आज के दिन पिछले 26 सालों में 0 से 12 करोड़ पहुंचे हो। बिल्कुल। 60 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, आप दोनों अपना घर चला रहे हो, 60 लोगों का घर चल रहा है। बिल्कुल। आपने उनको बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे स्कूल के में आप छोड़ते हैं अपने बच्चों को, ऐसे आपने उनको अप डाउन करवाया है। और मेरे ख्याल से जो आपकी नेचर है कमाल पाशा जी, वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है रात के 12 बजे भी तो आप काम छोड़ के जाते हो। बिल्कुल सर, है ना? तो आपकी जो एम्प्लॉइज हैं आप उनको बिल्कुल बच्चे की तरह एज अ फैमिली हम ट्रीट करते हैं। कोई भी इशू हो, आपकी ये जेन्युइननेस कि आपको जमीन और चाहिए,
आप इतनी महंगी जमीन कैसे लोगे? आपने उस वक्त जब जमीन ली थी तो मुझे ख्याल से 5 या 10 हजार रुपए तब उतना ज्यादा शायद 28-29 लाख का हमें टोटल उस वक्त पड़ा था उस वक्त। और आज के दिन 500 स्क्वायर मीटर लेते हैं, कितने का पड़ता है? तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास। 4.5 करोड़ का। चलिए, पर हमको उस रेट में तो लैंड नहीं मिलेगी, लेकिन हमको थोड़ी सी रीजनेबल रेट में भी लैंड नहीं मिलेगी। अब नहीं मिल सकती एक्चुअली, या तो फिर और बहुत दूर हम कहीं सरकार को कैसे मालूम पड़ेगा कि आप लोग ये करते हो? क्योंकि लैंड तो सरकार के हाथ में, गवर्नमेंट को देना है, और जो पैसा है वो बैंक्स को देना है ना, बैंक्स को मालूम पड़ेगा। कोलेटरल देने के लिए अगर हम अपनी संपदा जोड़ते तो हम शायद 60 एम्प्लॉय नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। हमारी ग्रोथ ज्यादा होती, कंपनी की ग्रोथ कम होती। अभी कंपनी की ग्रोथ ज्यादा हमने तो आपने अपनी संपदा ना बना के आपने ले दे के एक फैक्ट्री बनाई है, फैक्ट्री में मशीनें हैं, बिल्कुल, है ना, तो उसकी तो ऐसी कोई कीमत नहीं है। अब अगर आपके पास आज के दिन आपकी जो फैक्ट्री की लैंड और बिल्डिंग है, इसकी कीमत अगर मान भी लें हम 4.5-5 करोड़ मान भी लें, तो 4.5-5 करोड़ के ऊपर आपको कितना मिल जाएगा? करीब 3 करोड़। एग्जैक्टली, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट शायद ज्यादा है। रिक्वायरमेंट तो काफी ज्यादा है। अराउंड अगर हम प्लांट एंड मशीनरी पूरा जो हमने कुछ दिन पहले कैलकुलेट किया, अराउंड तकरीबन 7-8 करोड़ के आसपास का कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए अपनी कंपनी के अंदर। जबकि आपका ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड भी है। हाँ, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, लेकिन एज भी आपके सपोर्ट में है। बिल्कुल, एज भी मेरे ख्याल से आप 50 हो गए क्या? सर तो 50 से थोड़ा ऊपर है, मैं 50 थोड़ा सा नीचे हूँ। हाँ भाई, 50 के अल्ले पल्ले ना। हाँ, बस दोनों मिला के 50, एवरेज में 50, एवरेज में 50 है। एग्जैक्टली, यानी कि आप 15 साल तक तो मिनिमम अभी हम काफी काम कर सकते हैं, काफी काम कर सकते हैं, और ये आपका प्राइम टाइम है करने का। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हमें एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा हो गया इंडस्ट्री का। सर, जिस तरह से हमें ग्रोथ मिली, हम लोग बहुत खुश हैं कि हमने जीरो से शुरू किया और एक सर्टेन लेवल पे आए, तो हमें दिखता है कि हम यहाँ से फ्लाई कर सकते हैं। हमें दिख रहा है, विजन भी है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है हमारे पास, और सराउंडिंग इंडिया जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वो सब साउथ अफ्रीका, जिसमें इंडियंस प्रोडक्ट को एक अच्छी पहचान मिलती है और मानते हैं लोग। हमारी ब्रांड भी वहाँ पे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हो कि आप इंडिया में कर सकते हो, आपका ब्रांड भी बड़ा सक्सेसफुल है, लेकिन चाइनीज़ ब्रांड जो आते हैं, जो चाइनीज़ जो आइटम बहुत सस्ते होते हैं, मैं भी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही चाइना से होकर आया हूँ। चाइना में इस वक्त ऐसा हाल है कि उनको अपनी इंडस्ट्री के लिए सर्वाइवल के लिए उनको किसी भी कॉस्ट में काम करना है, और वो काम करने के लिए एक ही शर्त होती है कि प्राइस। एग्जैक्टली। आप उस प्राइसिंग से कैसे compete कर पाएंगे? तो देखो, पिछले कुछ टाइम ने आप जो बात कर रहे हो, हमने इस कंपटीशन को फेस भी किया है और हम लड़ भी रहे हैं, तभी हमने अपने प्राइस को इतना ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंटली चेंज नहीं किया, बहुत हाई नहीं किए। हम चाइना कंपटीशन में हमेशा से रहे, आज भी हैं, आज भी हम क्वालिटी वही यूरोपियन क्वालिटी दे रहे हैं, लेकिन ये बात भी है कि धीरे धीरे करके अब वो थोड़ा सा मुश्किलातें फेस होने लगी हैं। ऐसा बताइए कि इसमें ब्रांड आपको कितना सहयोग दे रहा है? जैसे आपका ब्रांड है, लोग मार्केट में, मैं देखता हूँ काफ़ी जगह में, हिंदुस्तान में घूम घूम के भी देखता हूँ मैं, किसी अगर इलेक्ट्रिकल शॉपकीपर या जो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स बेचता है, लोग आपका ब्रांड लेके मांगते हैं। बिल्कुल जानते हैं, वी आर वेरी नोन ब्रांड। आपने मुझे एक बात तो अभी बताई कि आपने पैसा आपको फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए लगाना है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है आपको पैसा शायद मार्केटिंग में भी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो 7 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इंक्लूड्स द मार्केटिंग पार्ट ऑल्सो। वो सोशल मीडिया पर चाहे मार्केटिंग हो, चाहे आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, फिजिकली जाकर मार्केटिंग कर रहे हो, दोनों ही पार्ट इसमें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि वी हैव टू क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली फॉर मार्केटिंग। और वो वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अब इंडिया भर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। इंडिया को ग्लोबली जाना ही है, सब हमारे रास्ते खुल रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी, क्योंकि हम जाके, और प्रोडक्ट हमारा अप्रूव्ड है। एक मैं इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ डिस्कशन के अंदर। हमारा एक प्रोडक्ट है जो 18x18x36 प्लास्टिक बॉडी का एक पार्ट होता है, जिसे हम इंडियन लैंग्वेज में चूहा बोलते हैं आमतौर पे। तो इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी लगती है, जहाँ भी जाता है वो 10-10 हज़ार की। तो एक कस्टमर ने मुझे पंजाब से फ़ोन किया, बोला मैं ये प्रोडक्ट लेने के लिए मैंने चाइना भेजा, वो चाइना इंपोर्ट करता था। तो बोला मुझे चाइना वाले ने कहा तुम इसका एड्रेस लो और तुम ग्रेटर नोएडा जाओ, तुम्हें ये वहाँ मिलेगा। तो मुझे उसने बाकायदा मेल भेजा, कह रहा है सर आप इतने फेमस हो, आपकी इतनी डिमांड है कि चाइना वाले भी आपको जानते हैं कि हमारे कंपटीशन पे जो रेट हम दे रहे हैं आपको उससे बढ़िया रेट में, और यही ब्रांड आपको वहाँ मिल जाएगी। नहीं, चाइना वाले हमारी सीमाएं नहीं देख रहे हैं, वो हमारे आजकल जो हम काम कर रहे हैं ना, वो सब भी उनकी नजर में है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है, उनको अपने कंपटीटर मालूम है। और मेरे ख्याल से जो आपका प्रोडक्ट इतना एक इंडस्ट्री का छोटा सा
एक किसी भी मशीन में एक प्रोडक्ट भी लग रहा है जो मुश्किल से 200 या 250 रुपए का आता है। फोटो सेंसर हुआ तो 400-500 रुपए का आता है, उससे ज्यादा महंगा नहीं है। यानी कि एक 10-12 लाख रुपए की मशीन की कॉस्ट में 0.01% भी बहुत छोटा पार्ट है उसकी उसका। वो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरा मशीन शट डाउन हो जाती है अगर वो पार्ट चलना बंद कर जाए, अगर वो माल फंक्शन कर जाए तो तो ये पूरा शट डाउन हो जाता है। तो इट्स अ वेरी आप वाइटल पार्ट। इतना इम्पोर्टेंट पार्ट भी चाइना से कंपटीशन करके भी आपने अपना ब्रांड बनाकर भी, आपकी जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि आपकी रिप्लेसमेंट भी ऐसी कुछ नहीं है। नहीं, नथिंग सर, नथिंग। तभी सर सरवाइव भी कर रहे हैं। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी ना रही होती तो हम इतना लंबा लास्ट नहीं कर पाते चाइना की मौजूदगी में, हम कभी भी नहीं कर पाते। इसी बात पे मैं दोबारा आपके पिछले डिस्कशन पे आता हूँ। उसकी वजह सर जो हमने SMT लगाई, जो हमारा विजन है उसमें मैं, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए नहीं कहता हूँ, आपका बहुत बड़ा सहयोग है। आपने हमें हमेशा प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने। एज अ पार्टनर हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया आपके साथ में। आपने जितना भी हमें बताया, तो आपके बताए हुए आइडियाज पे वो हम SMT पे जाने के बाद हमारी जो वो कंप्लेंट है वो बहुत जीरो, तकरीबन जीरो। ह्यूमन एरर खत्म हो गई, ह्यूमन एरर खत्म हो गया, कंप्लीटली रोबोटिक मशीन है वो। टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं, वो पैसा कहीं ना कहीं वो सब पे ऑफ हमारे काम आए, वो सब पे वो एक ग्रोथ का। पाशा साहब ऐसा है कि अल्टीमेटली तो हर आदमी की हिम्मत है, बिल्कुल। हर आदमी एक दूसरे को, जिस टाइप का हमारा सर्कल है, हम हर एक दूसरे को बातें बताते हैं, वो चीज़ें बताते हैं जिससे कि उसको उसके काम करने में ज़रा आसानी हो जाए। लेकिन हर आदमी तो नहीं कर पाता ना, हर आदमी तो SMT नहीं लगा पाता ना। SMT के अलावा मैं दूसरी 1 करोड़ की आती, जब आपने 1 करोड़ की SMT मशीन लगाई थी उस वक्त आपकी क्या टर्नओवर थी? 3-4 करोड़ थी मुझे जाता है। हाँ, तकरीबन 2.5 और 3 करोड़ के आसपास मुझे याद है। और आपने 1 करोड़ की मशीन लगाई है। एग्जैक्टली। आज आपके दिन पास 12 करोड़ की टर्नओवर है और आप 7 करोड़ की बात कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमें अब सर दिख रहा है ये कोई हम वो एक टीवी में प्रोग्राम आता है ना जिसमें वो करते हैं, वो जो लोग हाँ, मैं समझ गया, वो अपनी बिजनेस आइडियाज देते हैं, बिजनेस की कीमत लगाते हैं। शार्क टैंक जो शार्क आता है उसमें वो कहते हैं हमें तो धंधा बेचना नहीं है और हमारा कोई आइडिया भी नहीं कि हम धंधा बेचेंगे, और हमने अपना धंधा फैंसी नहीं बना रखा है। देखिए आज आप लोग आए हो, मुझे सवेरे आइडिया आया कि मुझे इस तरह का काम जो हम जैसे लोग हैं जो कर रहे हैं, जो 5 करोड़ का कर रहे हैं, 10 का कर रहे हैं, 250 करोड़ का कर रहे हैं, 500 करोड़ का कर रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत जिन्होंने जीरो से करी, बिल्कुल जीरो, मतलब जीरो, स्क्रैच से शुरुआत करिए हमने, और जिनका कोई आइडिया नहीं अपना धंधा बेचने का। और हम जैसे लोग जब बात करते हैं तो उसमें एक हमारा आइडिया ऐसा भी है कि जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, बिल्कुल, जो जिनको आप स्टार्टअप बोलो, जितने भी ये लोग सब लोग आ रहे हैं, कि इनको भी मालूम पड़े कि कोई भी काम करने में आप अच्छा काम कर सकते हो, अपना घर पाल सकते हो, आप अपने साथ एम्प्लॉयज को अच्छा रोजगार दे सकते हो। जबकि आप लोगों ने पैसा शुरुआत तक, मेरे ख्याल से आपने पहली बार लोन तो फैक्ट्री बनाने के लिए बहुत बाद में लोन लिया। फैक्ट्री भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने फैक्ट्री बनाने तक कोई लोन नहीं लिया। आपने फैक्ट्री बनाई थी 2007 में। 2007 में लैंड परचेज किया और 2009 में हमने मतलब कि आपने तकरीबन 11 साल तक तो कोई लोन ही नहीं लिया। एग्जैक्टली, इसका मतलब विदाउट एनी फंडिंग, इवन ना घर से कोई पैसा लिया हम लोगों ने। हम उसी जो घर से तो पैसा भाई साहब तब लेते ना जब घर में पैसा होता। ठीक बात है ना, कभी मांगा भी नहीं। इनफैक्ट हमने कौन सा बरेली में आपके बाप दादा जमीन छोड़ गए थे, वो तो एक हॉकी की स्टिक छोड़ गए थे, है ना, वो उसको क्या बेचोगे आप? नहीं, सही बात है। हमने उसी पैसे को रिसाइकल करते रहे अपने लिए फंडिंग बस उतनी ली कि हम घर परिवार को सही से चला पाए, और वो कैपिटल को बार बार इन्फ्यूज करते रहे, तब जाकर आज वी फील लाइक इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। अब लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन उसमें ये भी अच्छी बात है कि हमें बहुत अच्छे सहयोगी मिले, बहुत अच्छे जिनके साथ हमने, जिसमें आपका नाम भी है और भी बहुत से लोग। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सभी लोग सपोर्टिव नहीं होते इंडस्ट्री के अंदर। आपको बहुत नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, आपका मोरल भी डाउन करते हैं, आपको नीचे गिराने की भी बहुत कोशिश करते हैं। बट हम इस मामले में लकी रहे कि हमें सब ज्यादातर अच्छे लोग, और हम एक अच्छे ट्रैक पर चलते रहे, आज हम जहाँ पहुंचे। तो इसमें हमारे सहयोगियों का भी बहुत बड़ा हाथ है और उनकी सपोर्ट हमारे। अभी मेरे ख्याल से कॉफी ब्रेक हो जाए। जी सर। तो अभी तक हमने जो बातचीत करी है, उस बातचीत में हमने यही समझा है कि एक तो जिस तरह के रिक्वायरमेंट पाशा जी की या नक्षत्र जी की है,
इसमें इनकी रिक्वायरमेंट में 10 साल तक इन्होंने कोई लोन नहीं लिया। एक लेवल पे पहुँचे, फैक्ट्री बनाई, फिर उसके बाद एक मशीन ली जो काफ़ी महंगी मशीन थी 1 करोड़ की, और अब इनको तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने के बाद में 4 या 5 साल के अंदर 50 करोड़ जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने टारगेट आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर रखे हैं कि एग्जैक्टली मैं कहाँ टारगेट करना है, तो पूरा प्लान है हमारे मार्केट पास। है इंडिया कि हम बहुत आराम से 50 टच कर सकते हैं, बहुत आराम से कर लेंगे। बट हमें थोड़ा सा हाथ रुक रहा है क्योंकि फाइनेंशियल्स की वजह से। वो हो जाएगा। हम बहुत अच्छी एक वो भी दे सकते हैं, बच्चों को जॉब्स भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है हमारे पास आने के लिए। जॉब तो आपने 60 लोगों को बेसिकली सर मेरे हिसाब से तो सर इससे बड़ी देशभक्ति मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है कि जब आप गवर्नमेंट का काम छोड़िए यार, बेसिकली तो 60 लोगों का घर तो पाल ही रहे हो ना। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप बेसिकली गवर्नमेंट देशभक्त को हम सभी हैं ही, उसके लिए हमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक बात है। तो हम 200 लोगों को अगर रोजगार दे रहे हैं तो एक बहुत बड़ा बेसिकली 200 तक आराम से दे पाएंगे, हमारा ऐसा टारगेट अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है। फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कहीं से उसका कोलेटरल की वजह जो प्रॉब्लम है उसमें हमें कोई सपोर्ट अगर मिलती है और हमें लोन मिल जाता है, हम अच्छे पेयर भी हैं। हमने लोन जो पहले भी लिया हमने लोन्स हमेशा टाइमली पे किए हैं और कोई इशू कभी आया नहीं, बैंक को कभी भी कुछ नहीं। अभी तो आपने डिलीवरी वैन भी ली है। एग्जैक्टली डिलीवरी वैन भी ली, और एक और जो सोच है, एक और प्लान कर रहे हैं हम, इनफैक्ट एक और प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली चक्कर शायद गाड़ी को ज़्यादा लगाने पड़ जाते हैं, तो कई बार क्या होता है हमें 2 बार चक्कर लगाने पड़ता है। एक और प्लान कर रहे हैं लेने का। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक बात ये समझनी है कि अभी हम जब आप नोएडा गए थे 2009 में, बिल्कुल 2009 में नोएडा में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं था सर, और इतना अच्छा कानून व्यवस्था भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अब नोएडा में आबादी बहुत बच गई है, बहुत, और सिविलाइज्ड पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, रोड्स भी बहुत अच्छी हो गई है, रोड्स हो गए हैं, इंफ्रा बहुत अच्छा है, इंफ्रा भी बहुत अच्छा हो गया है, और एट द सेम टाइम नोएडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको लगता है कि बढ़ी है पहले से? बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। तो मुझे आप एक बार बताइए पाशा जी, आप तो बरेली के हो जी सर, आप अगर ऐसी इंडस्ट्री बरेली में लगाना चाहो? सर बरेली के अंदर एक तो मार्केट नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम, नक्षत्र जी आपका तो कोई गांव है नहीं, आप तो दिल्ली के ही बस। मैं बेसिकली बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ, अनूप शहर एक कस्बा है वहाँ पर, लेकिन फादर आ चुके थे जब बहुत पहले, पर आपका तो है वहाँ पे कुछ बरेली में मेरा घर है, जो पुश्तैनी घर जैसे हम कहते हैं, और जगह भी है। बट एक तो वजह यह है कि बरेली में आसपास कोई बहुत इंडस्ट्रीज नहीं है अभी। ये इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, फिर सर मुझे ट्रांसपोर्टेशन मेरी की बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऐड हो जाएगी। प्रोडक्ट वैसे ही ऑलरेडी मैं चाइना से कॉम्पिटिट कर रहा हूँ, एक रुपया हम लोगों के लिए इस टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट। एक्चुअली वहाँ ना तो प्रोक्योरमेंट के लिए कुछ सोर्सेज हैं, ना ही सेलिंग के लिए कोई सोर्सेज मिलेगा हमको। तो अगर हम ऐसा सोचें कि हमको छोटे शहरों में इंडस्ट्री को, क्योंकि पहले तो अगर आपको ध्यान हो तो एक बार दिल्ली में पॉल्यूशन के चलते या उन सब चीज़ों के चलते हुए ये इस एरिया में ये कंफर्म जोन नहीं है, सीलिंग बहुत सीलिंग हुई थी, तो सीलिंग हुई थी और सबके सब लोग उस मारे बाहर गए थे, नोएडा। अब नोएडा के अंदर भी बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन पहले से हो चुका है, और जैसे मैं नोएडा जो फेज़ 1 अगर आप बात करते हैं, मुझे नोएडा फेज़ 1 का आइडिया है, कुछ सेक्टर वहाँ पे इंडस्ट्री के थे। आज के दिन नोएडा फेज़ 1 में इंडस्ट्री ना मात्र की रह गई है, सारी की सारी नोएडा फेज़ 2 और ग्रेटर नोएडा और आगे सब वहाँ पे चली गई है। बिल्कुल, और ये हमेशा से ये प्रोसेस है कि इंडस्ट्री आगे जाती रहती है। लेकिन एट द सेम टाइम आज के दिन पहले से जो लॉजिस्टिक्स थी वो बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है ना, बहुत फर्क पड़ा। और पहले उस जमाने में जो टैक्स का स्ट्रक्चर था वो भी ऐसा था कि अगर हमें कुछ माल यूपी भेजना है तो हमको CST 4% या 2% लग रहा है, तो कॉस्ट एक बढ़ती थी। एक चुंगी भी होता था, जब आपको रास्ते में होती थी, चुंगी पे करनी पड़ती थी, उसमें फिर हैरेसमेंट भी होता था। तो बहुत रेवोल्यूशन आया है, और हैरेसमेंट पहले बहुत होता था, इजी हो गया बिजनेस करना आज की डेट में। पेमेंट कंडीशन भी मुझे लगता है MSME में जो भी गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया 45 डेज में, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आया है तो 45 डेज, वो काफी हेल्पफुल है इंडस्ट्री के लिए, बिल्कुल काफी हेल्पफुल है, हो जाए पूरी तरह से तो वो बहुत अच्छी आइटम है। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं जब ये,
तो अगर कभी आपको, चलो अभी आपका अगला फेज है जो आप हो सकता है ग्रेटर नोएडा में ही कर लो, बिल्कुल, और आपको जो लैंड चाहिए आप कैसे ना कैसे कुछ भी जुगाड़ करके लैंड और मशीन वगैरह करके, अभी आप थोड़ी बहुत जगह आपकी शायद फैक्ट्री में भी है। देखिए अभी हमने क्या था, पहले हमने सिर्फ ग्राउंड बनाया था, फिर काम बढ़ा तो हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया, फिर ग्रोथ और बढ़ी तो हमने सेकंड फ्लोर भी बना लिया। बट अब हम उसके FAR में अभी जो 100% FAR हम यूज कर चुके हैं, अगर कोई अथॉरिटी को चेंज करती है तो ही शायद हम एक्स्ट्रा फ्लोर डाल पाए। अभी हम 100% यूज कर चुके हैं। जैसे 60 एम्प्लॉई हैं, बिल्कुल, तो 60 एम्प्लॉय में से कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं कि उनको अगर आप ये बोलो कि वो कोई ऐसे जो कमरे वमरे में रहते हैं वहाँ पे ना रह के अगर आप उनकी व्यवस्था अपनी फैक्ट्री में रहने की कर दो, तो 60 में से कितने लोग रेडी होंगे? सर एक्चुअली कंडीशन क्या है कि वो सब आसपास के लोकलाइट ही हैं, इन जनरल लोकलाइट हैं, तो ऑलरेडी दे हैव देयर होम्स देयर, तो आई डोंट थिंक वो शिफ्ट करना पसंद करेंगे। 2-4 ही हैं जो दिल्ली से आते हैं, बट मतलब एक सोचा जा सकता है, आप जो बात कर रहे हैं कि अगर उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाए। मेरा आपसे पूछने का मतलब ये है कि देखिए हिंदुस्तान में जो सबसे सक्सेसफुल इंडस्ट्री चलती है वो चलती है हिंदुस्तान के हर कोने में, गली में, नुक्कड़ में, बड़ी रोड में, छोटे रोड में हलवाई। हाँ, सही बात है। और वो हलवाई चलने का जो सबसे बड़ा कारण है कि उनकी यहाँ पे जो लेबर काम करती है उनको वहीं पर ही अकोमोडेशन प्रोवाइड करी जाती है, बिल्कुल, उनको 2 टाइम का खाना भी प्रोवाइड करा जाता है, बिल्कुल, है ना। तो ये सब प्रोवाइड करने से वो लेबर के पास एक इंसेंटिव रहता है कि यार मुझको तो जो हाथ में पैसा मिल रहा है वो सारा मेरे घर में चला जाएगा, ना मुझे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ना हाउस होल्ड का खर्चा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं एक अक्सर जो बहुत बड़ा डिफरेंस देखता हूँ चाइना में और इंडिया में, खासकर मैं चाइना और इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, कि वहाँ पे डॉर्मेट्री सिस्टम है। ओके, वहाँ पे एक बोलते हैं कि डॉर्मेट्री इंडस्ट्री में अलाउ करी जाती है। और उससे क्या रहता है, जैसे आप शुरुआत में, अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो सबने अपना कुछ कुछ जुगाड़ कर लिया, पर 2008-9 में जब आप लोगों को लाते थे, ले जाते थे, एक आपको डॉर्मेट्री मिल जाए। इवन देखिए मुझे आप दोनों का अच्छी तरह से मालूम है, R&D नक्षत्र जी आप करते हो, मार्केटिंग पाशा जी आप करते हो। कितनी बार आप रात को फैक्ट्री में 9-9, 10-10 बजे तक भी रुक के, पूरी रात है ना आप अपने रहने के लिए कमरा बना सकते हो, ना आप अपने रहने काम करने के लिए कोई रसोई बना सकते हो। और आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि हम अपनी लेबर को दिन में मैंडेटरी ऐसा रहे कि हम अपना फूड भी प्रोवाइड करें, दिन में लंच प्रोवाइड करें? सर देखिए शुरू में जब मैंने आपको बताया एक फेज था जब हम दिल्ली से लोगों को ले जाते थे, फिर नेक्स्ट स्टेप उसमें यह हुआ कि हमने कुछ एकोमोडेशन, कुछ विलास थे खाली वो किराए पे ले लिए। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री से नज़दीक 2 से 3 किलोमीटर में हमने उनको वहाँ रखा, उनका पूरा खाने का और सबका रहने का इंतजाम किया। अच्छा, एक बहुत दुविधा है, मैं देश की दुविधा तो नहीं कहूंगा, बट क्या होता है हर एक के खाने की चॉइस अलग अलग। मैं भी ये सोच रहा था, हमारा देश नहीं, ये यूरोप है। फूडिंग हैबिट्स और उसमें जो फूड हैबिट्स है ना, ये बात तो मेरे से भी कई बार लोगों ने पूछी कि आप इंडिया में ऐसा करते हो। मैंने उनको अब अपने देश के लिए क्या बोलूं, मैं यही कहता था कि भाई साहब देखो, हम इसलिए नहीं कर सकते कि एक को तो बहुत तेज मिर्ची का खाना चाहिए, एक को बहुत लाइट फूड चाहिए, एक दिन में खिचड़ी भी खा लेगा, एक दिन में रोटी जरूर खाएगा। तो हमने इम्प्लीमेंट किया लेकिन चला नहीं, फेल हो गया। ये तो बहुत मेजर है खाने का। इनफैक्ट अभी कभी जैसे दिवाली या कोई त्योहार का दिन आता है, आप उनको कहो कि हम आपके लिए कुछ मिठाई, कुछ नमकीन, तो एक पे उसमें भी 60 लोगों की चॉइस नहीं हो पाती। कोई कहता नहीं मैं ब्रेड पकौड़ा खाऊंगा, कोई कहता नहीं मैं तो समोसा ही खाऊंगा, कोई कहता मैं तो नमक पारे खाऊंगा। तो एक चॉइस बहुत वो है। एक नया चैलेंज और आ जाता है, जो कहना चाहते हैं वैसे, एक नया चैलेंज और आ जाता है हमारे लिए। और ठीक है, लेकिन उसमें पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों ही हैं उसके। लोग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि लोग नहीं करते, ऐसा होता है कि लोग रुकते हैं। उतना अभी नहीं, शायद हो सकता है आने वाले लेकिन अगर गवर्नमेंट, जैसे आपने अभी बताया कि आपके पास अब FAR खत्म हो गया है, 500 स्क्वायर मीटर की आपकी फैक्ट्री है, और आपको ऊपर एक्सपेंड करने के लिए FAR आपका खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आपको सरकार ये कहे कि भाई साहब अब आपके पास कोई काम करने के लिए FAR नहीं है, लेकिन मैं आपको डॉर्मेट्री बनाने के लिए 10 लोगों के लिए ऊपर एक
जगह FAR में थोड़ा सा अलाउ करता हूँ से 20%, बिल्कुल कि भैया 20% में आपको FAR अलाउ करता हूँ जहाँ पे आप डॉर्मेट्री बना सकते हो या अपनी किचन बना सकते हो, तो क्या आप ऐसा करना चाहोगे? हम चाहिए। नहीं, बिल्कुल 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 हम बात कर सकते हैं इस बारे में, मतलब उसकी वजह है ना, इट कैन बी वर्कड आउट जिसे कहते हैं, सारे बात की जा बहुत सकती है इस सारे बारे में। एम्प्लॉइज हमारे लोकलाइट हैं, बट सारे नहीं हैं। बहुत सारे, कोई बंगाल से भी है, कोई झारखंड से भी है, जो कि और किराए पर इधर अच्छे उधर लड़के, रहते हम हैं, चाहते हैं कि उनकी मदद तो वो करें। हमारे यहाँ रह सकते हैं। वो रह सकते हैं हम। पर ऐसा है कि इस मतलब कि हिंदुस्तान में जैसे ना हर जगह के अपने अपने बताए, ये यूरोपीय है एक तरह से, तो हर जगह के अपने अलग अलग खान पान रहन सहन। तो एक टाइम में जैसे रेलवेज थी या बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिलिट्री थी या इस तरह के कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन लगाओ, तो इनकी वजह से एक इलाके के लोग दूसरे इलाके में गए। पर आज के दिन इंडस्ट्री में आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे उड़ीसा का भी आदमी हमारे यहाँ पे काम करता है, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे साउथ इंडिया का भी करता है, बिल्कुल, हमारे यहाँ पे बिहार का भी करता है, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड का भी करता है, यूपी का भी करता है, पंजाब का भी करता है, पूरा इंडिया तो कवर एक कर तरह रहे का हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन यहीं पर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से ही हम एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन में भी बड़ा सहयोगी दे रहे हैं। बिल्कुल 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 अपने आप में छोटा देश अपने आप में एक छोटा देश है वो। और साथ में इसका कारण शायद ये भी है कि कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया है, इतना सस्ता है, सबने फोन रखा हुआ है। हाँ सर, हर एम्प्लॉय के पास आजकल, हर एम्प्लॉय सबके पास स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, फैमिली से टच में है। एक सर अच्छा भी है, उससे लोग फैमिली में टच में रहते हैं, फोन पे वीडियो पे अपने बच्चों को देख लेते हैं, वाइफ को देख लेते हैं, प्रॉब्लम देख लेते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उनके अंदर उतनी बेचैनी नहीं है जैसे पहले कभी होती थी। अब आप जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि भैया सबको तनख्वाहें आप डायरेक्टली उनके बैंक में ट्रांसफर करो, आप करते हो? बिल्कुल 100% करते हैं। मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम है, आप कंप्लायंस में तो बहुत अग्रेसिव रहते हो। बिल्कुल सर, 100% एक कंप्लायंस में उसमें किसी भी चीज में हमें कोई कोताही नहीं बरतते। जो भी टैक्सेशन हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, कोई भी टैक्सेशन हो, हम कभी भी कोई उसमें। और GST आने से आपको कितना सहयोग रहा? कुछ मिक्स्ड है सर, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा बहुत अच्छा हुआ, ये भी नहीं कहूँगा बुरा हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो जैसे एक्साइज था, सेंट्रल एक्साइज था, मतलब देयर वर न्यूमरस नंबर ऑफ टैक्सेस जो कि अब सिंक्रोनाइज्ड होकर सिर्फ एक ही टैक्स हो गया है। तो उसमें वो हमारे लिए अच्छा हुआ कि हमें अलग अलग टैक्स नहीं करने पड़ते जो कि पहले होता था। तो इन अ वे आप कहेंगे मोर ऑन ए पॉजिटिव साइड वो अच्छा ही। लेकिन जो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो जाने में फॉर्म लगता था, CST लगता था, मैं वही कह रहा हूँ, वो जो फॉर्मेलिटीज बहुत सारी थी, 2% कॉस्ट भी तो बढ़ जाती थी। बिल्कुल 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 है ना। कॉस्ट के अलावा सर वो एक एक्सरसाइज थी पूरी, सी फॉर्म कलेक्ट करना, फिर उसके पेनल्टीज देना, क्योंकि आप श्योर नहीं हो सकते जिसको आपने बेचा है वो सी फॉर्म को देगा भी कि नहीं देगा। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ही पर आती थी उसकी। तो बड़े सारे लीगल इश्यूज थे, बहुत सारे लीगल इश्यूज थे जो अब आकर एक ही जगह पर आ गए हैं। तो अब हमारा बहुत सारा समय इन चीज़ों पर नहीं जाता, अपने प्रोडक्शन पर और नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर जाता, जो कि पहले ऐसा नहीं था। पहले बहुत सारे अलग अलग तरह के टैक्स थे, तो वो तो आसान हो गया है GST आने के बाद। लेकिन वो तो अभी आसान हो जैसे गया है। आपको 26 साल हो गए एग्जैक्टली, और आपका जो कंपनी में टैक्स लगता है, तकरीबन जो इनकम टैक्स की आप बात कर रहे हो, तकरीबन 25 या 30% लगता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको पुराने भी हो गए, आप पर्सनल इनकम टैक्स जो दे रहे हो वो तो दे ही रहे हो। जी जी जी। लेकिन क्या जो गवर्नमेंट बोलती है कि भैया नई इंडस्ट्री आ रही है और वो 15% टैक्स देना है उसको, तो क्या पुरानी जो इंडस्ट्री है उसको भी तो टैक्स कम ही होना चाहिए? एग्जैक्टली, वरना हम कॉम्पिटिट कैसे करेंगे सर, है ना। ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉलिसी बेस पर ना गवर्नमेंट एक तरफा तो सोच लेती है, बट दूसरी तरफ उसका जो दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। एक्चुअली वहाँ पे जो बैठे हुए लोग जो एडवाइस कर रहे होते हैं, शायद उनको बेसिक इंडस्ट्रीज के बारे में या बेसिक उस जगह के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं उसका। पाशा जी, मुझे फीडबैक से काम एक बात ये भी लगती है कि जो इंडस्ट्री में जो हमारी पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग हैं, जिनके वजह से या जिनके अनुसार हमें कई बार चलना पड़ता है, बाकी तो हम सब अपने हिसाब से काम, हाँ, क्योंकि बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन ऐसे बनते ही हैं, लेकिन उनके पास भी जो इंडस्ट्री के जो लोग जाते हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, वो हम जैसे छोटे लोग नहीं वो हैं। हमारी समस्या और हमारी आवाज़, मेरे ख्याल से हमारी आवाज़ हम अपने घर में भी जब जाते हैं अपने बच्चों को देख के खुश हो जाते हैं, ज़्यादा आवाज़ हम उठाते भी नहीं। सही बात है, सही बात है ना। अगर हमारा टैक्स जो है
अब आप पर्सनल टैक्स लगा लो, मैं अपनी कंपनी से विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ जिससे मैं अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूँ, उसमें आपने मेरी जो पर्सनल इनकम होगी टैक्स लगा लिया, थोड़ा बहुत मैंने पैसा भी जोड़ा और मेरा कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट भी करी, उससे मुझे कमाई हुई तो उसमें भी मैंने लगा दिया। लेकिन जो इंडस्ट्री में जो टैक्स है, वो इंडस्ट्री में टैक्स एक लगाना, एक तरफ तो नई इंडस्ट्री, या तो मैं ऐसा करूं कि मैं नोएडा से उठा के एक अपनी ही फैक्ट्री को मैं बरेली ले जाऊं और मुझे 15% टैक्स कम लगेगा, नहीं दिखा दूं और उसको नहीं दिखा दूं, वो हम कर नहीं सकते, ना ही हमारे पास इतना अब पैसा नहीं है, ना ही हमारे पास वो है। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो मेरी ही इंडस्ट्री है, जो मेरी यहाँ पे लगी हुई है, ट्रूली काम कर रही है, मेरा ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड है, एक्चुअली ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड से ही सही वो हमें कम से कम बेनिफिट दें, वो तो सरकार देख सकती है ना, वो देख सकती है। तो उसमें तो फिर हमारे पास जो टैक्सेशन है, जो खासकर जो इनकम टैक्स है जो कंपनी में लग रहा है, वो अगर कम लगेगा तो वो तो पैसा हम री इन्वेस्ट उतना तो करेंगे ही ना, बगैर लोन लिए। बिल्कुल इन्वेस्ट करेंगे, उससे हम 4 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पास अगर ग्रोथ होगी, पैसा आएगा, तो हम कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नया करते ही रहेंगे और करते ही रहते हैं। क्योंकि देखिए कंटिन्यूस कोई प्रोसेस है कि अगर हम नई चीज़ डेवलप ना करें तो हम ख़त्म हो जाएंगे। हमें नए नए इन्वेंशन करते रहते हैं, हम ट्रायल करते रहते हैं, R&D करते रहते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर कहीं से हमारा पैसा बचता है तो हमारे ये फैक्टर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। एक अच्छा आइडिया है आपका जो आप अभी जो टैक्सेशन है, मुझे लगता है अभी कई सारे लूप होल्स हैं जो कि गवर्नमेंट को प्लग करने पड़ेंगे, खास तौर पर हम जैसी हमारे जैसे फैक्ट्रीज के लिए, MSMEs। जैसे मैं अब अगर हम अपना एग्जांपल दे, जैसे वी आर ए पार्टनरशिप फर्म, तो अब होता क्या है कि पहले तो हम कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद जो हम विड्रॉ करते हैं, विच बिकम्स हिज इंडिविजुअल इनकम, माई इंडिविजुअल इनकम, देन अगेन इट इज टैक्स्ड। तो एक तरह से हम डबल टैक्सेशन दे रहे होते हैं। नहीं, पर वो तो देखो सरकार को तो टैक्स भी चाहिए ना, आपके लिए रोड भी बना रही है। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हमारा कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया जाए और इंडिविजुअल टैक्स जो है उसको वैसे ही रखा जाए, है ना। लेकिन गवर्नमेंट में कई बार क्या देखता हूँ, जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें बहुत से टैक्स ऑप्स देती है, बहुत सारे 10-10 साल के टैक्स ऑप्स देती है। वो थोड़ा सा कई बार चुभता है वो, क्योंकि बेसिकली हमें कम्पीट उन्हीं लोगों से करना होता है, उन्हीं लोगों से कम्पीट करना होता है, और हम जबकि हमारे पास कैपिटल भी उतना नहीं होता और उनके पास तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। अब उनको टैक्सेशन सोप मिल रहा होता है, हमें नहीं मिल रहा होता। नक्षत्र जी, हमारे पास आज के दिन आप किसी भी बैंक में जाओगे, विद आपके बेस्ट क्रेडिबिलिटी के बाद भी आपको लोन 10 से 11% में मिलेगा। बिल्कुल। ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे जून 2024 की। बिल्कुल ठीक है। जबकि आप अगर विदेश जापान जैसी जगह में जाते हो 3 से 4%, कोरिया जैसी जगह में जाते हो 5 से 6%, अमेरिका जैसी जगह में जाते हो 5 से 6, यूरोप जाते हो 5 से 6। हम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जो दे रहे हैं, हम अपने लिए कमाने के लिए दे रहे हैं या हम बैंक की नौकरी कर रहे हैं कि हम उसको 10-11% का टैक्स। बिल्कुल है ना। यही चीज़ है बेसिकली जो हमारी इंडस्ट्री को ना होल्ड किया हुआ। अगर आप टैलेंट की अगर आप बात करें तो आई डोंट थिंक इंडियंस आर लेस टैलेंटेड देन चाइनीज, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। रादर चाहे आप उसे हार्डवेयर में देखें या सॉफ्टवेयर में देखें, वी आर इक्वली टैलेंटेड बस। लेकिन शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी शायद कुछ और बेहतर हो पाए तो शायद हम उनको कम्पीट कर पाए। हालांकि हम एज अ इंडस्ट्री हम लोग तो कम्पीट कर रहे हैं, पर मैं देखता हूँ बहुत सी अदर इंडस्ट्रीज शायद उन्हें कम्पीट नहीं कर पा रही। अच्छा, मुझे अब एक बार बताइए, चलिए ये तो एक बात हो गई जो हमारी कुछ उम्मीदें हैं सरकार से और हमने उस बारे में बात कर ली। इन सब चीजों के पीछे अगर हम गौर करते रहते तो शायद हम आज तक यहाँ पे पहुंचते नहीं। हमें अपने काम से हमारा कंसंट्रेशन। अब मुझे एक बात आप ऐसा बताइए, आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जैसे आप पहले पीसीबी बाहर से असेंबल करवाते थे, आपने एसएमटी अपने यहाँ लगा लिया। अब एक बार हमारी ये बात हो रही थी, आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा कंजम्पशन वायर्स की, केबल की होती है। केबल की है, बिल्कुल। कि अगर आप केबल की फैक्ट्री लगा लो, आपकी केबल की इतनी कंजम्पशन हो गई कि आप केबल की फैक्ट्री लगा सकते हो और आपको केबल आपकी वाजिब रेट में और अच्छी क्वालिटी मिल जाए। तो ऐसी कितनी, और या फिर मैकेनिकल है, जैसे आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर का केस होता है, या आपकी जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं, है ना, और आपके मोल्ड्स हैं। तो आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए आप क्या क्या कर रहे हो अभी तक? देखिए, एज अ प्लान आप जो केबल इंडस्ट्री की बात कर रहे हो,
श्योरली वी आर प्लानिंग टू मूव टुवर्ड्स हैविंग अ केबल मशीनरी विद अस। हम प्लान कर रहे हैं, बट फिर घूम फिर के बाद फिर वहीं आ जाती है कि आपको हम कैपिटल तो इन्फ्यूज करना ही पड़ेगा, में से जो हमारा घूम रहा है पैसा उस साइकिल में से क्योंकि नहीं ये सारी इंडस्ट्री, आप केबल इंडस्ट्री की आप बात करो, वो कोई बहुत छोटी इंडस्ट्री नहीं है, आपको बहुत बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा और उसका फिर ब्रेक इवन अचीव करने में पता नहीं आपको कितना समय लगेगा। तो आपके पास आपको स्टेप मालूम है कि पहले मैं अपने मोल्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करूं, फिर मैं उसके बाद इंजेक्शन मोल्डिंग में करूं। अभी अब इंजेक्शन मोल्डिंग शायद बाहर से करवाते हैं, बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद में अपने मैकेनिकल में थोड़ा सीएनसी मशीन और टूल्स वगैरह इन सब में पैसा इन्वेस्ट करूं। उसके बाद हो सकता है हमारी डिमांड इतनी रह जाए कि हम केबल में भी कर पाए। नहीं, केबल अभी हम टारगेट कर रहे हैं, केबल को भी हम टारगेट कर रहे हैं। होना चाहिए क्योंकि ना कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, केबल का रेट बहुत वेरी और करता है। प्राइस फ्लक्चुएशन जिसकी बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है केबल इंडस्ट्री के अंदर, जो कि हमें डायरेक्टली इफेक्ट करता है ऑन अ मंथली बेसिस, जो कि हम अपने प्राइस को ऑन अ मंथली बेसिस फ्लक्चुएट नहीं करा सकते, बट हमारा इनपुट कॉस्ट मंथली बेसिस फ्लक्चुएट होता रहता है। तो हम चाहते हैं किसी तरह से यहाँ पर इस गैप को हाई साइड में होता है, लोअर कभी नहीं आता, वो ऊपर ही जाता है ऑलवेज। हाँ, मैंने वैसे ये बात एक ऑब्जर्व करी है आमतौर पे कि जितने भी केबल मैन्युफैक्चरर हैं उन सबको मालूम है बाहर आने वाली है। उनकी 2-3 साल में साइकिल ऐसे आती है कि उनका रॉ मटेरियल जो होता है वो इसके इतने रेट बढ़ जाते हैं कि वो एक मिक्सी बनाने की फैक्ट्री और लगा लेते हैं, पंखे बनाने की और लगा लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। इसीलिए हमने टारगेट ये किया कि पहले प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग लगवाएं या ये लगाएं, तो हमने फिर डिसाइड यही किया कि वी शुड गो फॉर द केबल इंडस्ट्री फर्स्ट। तो हालांकि प्लास्टिक वो भी करेंगे, बट पहले केबल को फोकस करते हैं, पहले केबल लगा। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो बहुत बड़ा एग्जांपल है, लेकिन फिर भी समझ में आता है क्योंकि मैं इन सब लोगों को भी जानता ही हूँ। जैसे हेवल्स है, बिल्कुल, हेवल्स को क्लियरली मालूम है कि मुझे जो भी बनाना है विद इन द हाउस, मैं घर के लिए मिक्सी भी बनाऊंगा, मैं घर के लिए एग्जॉस्ट फैन भी बनाऊंगा, मैं गीजर भी बनाऊंगा, मैं माइक्रोवेव भी बनाऊंगा, मैं एयर कंडीशनर भी बनाऊंगा, जो भी घर के अंदर है। ऐसे ही शायद जो सैमसंग का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन उनका जो ब्रांड है वो भी शायद ऐसा ही है। सही बात है। तो आपके पास भी वो विजन है कि जो भी आपको बनाना है वो सेंसर बनाना है, बिल्कुल इंडस्ट्री से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सेंसर्स होते हैं वो बनाना है। साथ में क्योंकि आपकी हॉबी शुरुआत से रही है कंट्रोलर डेवलप करने के लिए, बिल्कुल, आप लोगों के लिए कस्टमाइज्ड कंट्रोलर्स भी बनाते हैं। बिल्कुल, जो मैंने खुद देखा है कि जो आप बहुत बड़ी संख्या में बनाते हैं, लेकिन वो आप उसको अपने ब्रांड में नहीं बेचते, वो आप आउटसोर्स करते हो लोगों के अलग ब्रांड में। एक्चुअली हमारा कोर बिजनेस सेंसर्स रहा है, हमें सेंसर्स रहा है, हम ये इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप करते रहते हैं, बट वी आर नोन बेसिकली फॉर सेंसर्स। क्या आप कभी डोमेस्टिक सेंसर्स में जाओगे, जैसे ट्विल लाइट स्विचेस हैं या मोशन सेंसर्स हैं, आप इसमें भी कभी जाना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जब हम एक्सपेंड करेंगे तो अल्टीमेटली हमें जाना ही पड़ेगा, इस फील्ड में भी जाना ही पड़ेगा। मेरा थोड़ा सा डिफर है, अभी हमारी हिंदुस्तान में ऑटोमेशन की इंडस्ट्री में बहुत काम बाकी है, अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। हम अगर उसी पे ही फोकस करके पहले अचीव कर लें तो फर्स्ट टारगेट हमारा डेफिनेटली हम जाएंगे उस पे, बट पहले हम जिस लाइन में आप इंडस्ट्रियल में जाना चाहते हैं जिसमें हमारी एक्सपर्टी है, अभी हम उस एक्सपर्टी को ही कैश, अभी हमने कैश नहीं किया, अभी हम एक प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए, अब हमें उसे कैश करने का टाइम है और उसको एक्सपेंड करने का टाइम है। उसे करने के बाद फिर हमारे पास कोई से फाइनेंसेस आएंगे, हमारे पास नई जगह लेने की जगह होगी, तो हम उसको बिल्कुल अपने इस सेटअप से सेपरेट सेटअप शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पैसा चाहिए होगा, बट विजन तो है, विजन तो है हमारे अपनी इंडस्ट्री को छोड़ के नहीं, पहले अपनी इंडस्ट्री को पूरा अचीव करने के बाद, ऐसा हमारा टारगेट। जैसे अभी रिसेंटली जैसे ऑटोमेटिक टैप्स, एक मतलब बहुत ही नोन सी चीज है। ऑटोमेटिक टैप्स अभी हमने ऑटोमेटिक टैप के मैं तो वो भी देखता हूँ, वो एक बार मैंने आपसे शायद मिरर के लिए भी बात करी थी। वो मिरर में टच वाला जो होता है, सर आपको जानकर खुशी होगी, वो हमने किया, आपके लिए नहीं किया, किसी और के लिए किया, लेकिन उसमें एग्जैक्टली ऐसा ही था कि मिरर के सामने अगर कोई आ जाता है तो फिर वो कुछ लाइट्स वगैरह जल जाते हैं, वो हमने किया। और इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक हैदराबाद की कंपनी के लिए हमने ऐसे टच सेंसर्स क्रिएट करे हैं ऑटोमेटिक टैप्स वगैरह के लिए, तो उसकी भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट आ रही है। डिस्पेंसर्स हैं वो, जब से कोविड आया ना तो टच खत्म हो गया, लोग टच नहीं कर, तो वो डिस्पेंसर्स में 3 ठंडा, गर्म और नॉर्मल पानी के लिए, तो उसके लिए सेंसर हमें अभी रिसेंटली डेवलप कर रहे हैं, अभी उनका पास हो गया है, तो अब बस हमें प्रोडक्शन देना शुरू करना है। मतलब कि आप कुछ देख रहे हो कि मैं कुछ कंज्यूमर सेंसर्स में भी, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी लगते हैं, बिल्कुल, उसमें भी आप कुछ जाने की देख रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि शायद इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी ज्यादा है, अभी तो आप 150-200 रुपए वाले सेंसर में ज्यादा काम कर रहे हो, या 400-500 वाले में, दो ही आपके पास प्राइस बैंड है जिसमें आप ज्यादा कर रहे हो। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कलर मार्क सेंसर में चले गए
या फाइबर्स में चले गए, फाइबर तो ये तो कलर मार्क सेंसर फाइबर में चले गए तो 5 से 10 हज़ार का बैंड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी इंडिया के अंदर मेरे नॉलेज में कोई भी इनको प्रोडक्ट को बना नहीं रहा, सब ये इम्पोर्टेड ही आते हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम इन्वेस्टमेंट तो हमें R&D में बहुत चाहिए, बहुत पैसा भी चाहिए और लोग भी चाहिए। तो क्या आपको अभी ऐसा कभी रियलाइज होता है कि जिस तरह का दिमाग आपको चाहिए अपने इस काम के लिए, वो सब IT इंडस्ट्री में जा रहा है और आपके पास R&D में वैसे बच्चे नहीं मिल पा रहे जैसे हमको चाहिए? देखिए सर, R&D जैसे आपने बात करी, शुरुआत में हमने खुद से ही कर रहे थे काफ़ी हद तक, बहुत अरसे तक मैं खुद किया, लेकिन मैंने आपको देखा आप तो 12 बजे तक भी लेकिन अब धीरे धीरे करके हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ रही है उसके लिए, क्योंकि देखो ना, हम हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, हमें अल्टीमेटली लोग चाहिए। तो धीरे धीरे करके एज अ टीम हम लोगों का भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया R&D के अंदर, जो स्पेसिफिकली कोई जैसे न्यूमेटिक्स में बहुत अच्छा काम करता है। तो आप वो आउटसोर्स कर रहे हैं या विद इन द हाउस कर रहे हैं? विद इन द हाउस अभी हमने शुरू नहीं किया, पर फिलहाल हम आउटसोर्स कर रहे हैं। बात वही आ जाती है, अभी हम उस लेवल के टैलेंट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हमारा लेवल उतना बड़ा, हाँ, अभी हमारा लेवल उतना बड़ा नहीं है कि हम प्लस पे मैं आपके पॉइंट पे वापस आता हूँ जो आपने क्वेश्चन किया था। ये फैक्ट है, आज की डेट में जितना भी टैलेंट निकलता है वो IT की तरफ भाग जाता है, क्योंकि उनको इजी मनी मिलता है, वो घर बैठ के भी काम कर लेते हैं, वेल पेड जॉब्स होती हैं IT में, और इंडिया से बाहर निकलने में भी उन्हें आसानी होती है। हमारी फील्ड से अगर वो निकल के बाहर जाएंगे तो उनको इंडिया के बाहर इतनी अच्छी जॉब्स ऑफर नहीं होंगी, बट IT में उनको मिलती हैं। तो ये फैक्ट है कि बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में रुकते हैं, मैक्सिमम IT की तरफ भाग जाते हैं। एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन का यही जवाब है। और हमें उन लोगों को लाने के लिए अभी शायद हमारा लेवल वहां तक नहीं है कि हम उन सबको इन हाउस ला पाएं, बट आपको शायद लेकिन हम उनको आपकी कैप्चर कर लिया है, आपकी जब टर्नओवर 50-60 करोड़ तक आ जाए तब तो हम करना ही पड़ेगा, तब तो हमारे लिए करना ही पड़ेगा तब हमें। जैसे अभी एज ऑन डेट वी हैव अ PCB डिजाइनर, ऑलमोस्ट 2 PCB डिजाइनर्स हमारे पास इस वक्त, क्योंकि पहले नहीं होते थे, पहले कभी नहीं PCB डिजाइनिंग, क्योंकि अब हमारे पास फुल टाइम जॉब हो गया PCB, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया डेवलप होता ही रहता है। तो मैंने आपको देखा, आप तो इतने डिजाइन करते हो, आप कस्टमाइज प्रोडक्ट आप इतना करते हो, आप बिल्कुल 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 डेली चलता रहता, आजकल भी चल रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, आजकल भी कुछ चल रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो PCB डिजाइनर्स हमने फुल टाइम कर लिए हैं। इनफैक्ट आज भी आप जो आए हो कुछ कस्टमाइज डिजाइन करने के लिए आए हो, और जैसा मेरा इस पॉडकास्ट का आइडिया है कि मैं किसी को बता के प्री नोशन से कुछ नहीं बात करूंगा जी, मैं बात को आपने आइडिया नहीं दिया, बिल्कुल एज अ डिस्कशन, हम एज अ डिस्कशन कि हम जो भी करेंगे ना एकदम आएंगे और हम एक्सटेम्पोर करेंगे। बिल्कुल, मैं भी कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करके नहीं लाऊंगा, ना ही मेरे पास कोई पॉइंट्स होंगे। ये जो डायरी भी मेरी नॉर्मल पर डे की डायरी है कि अगर मुझे कुछ लिखना होता है, पर अदरवाइज मैंने कोई भी पॉइंट्स में लिख के बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा आपने काम शुरू किया है, इससे मुझे लगता है इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट मिलेगी। जो हम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो हम लेवल के या जिस भी लेवल का लोग आपके पास आके बैठेंगे, डेफिनेटली सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो वो पॉइंट्स निकल के बाहर आएंगे और एक लेवल तक लोगों तक जाएंगे और शायद उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेगा। वो मिलेगा तो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, तो हमारी कंट्री ग्रोथ करेगी। आपका एक्सपीरियंस भी मैंने देखा बहुत है, मतलब हमारी ऑटोमेशन इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस बहुत है, तो अगर आप इस लेवल को काम करते हो तो वो सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, सभी के लिए। और हमारी इंडस्ट्री में मैं ये भी देखता हूँ पॉडकास्ट वगैरह इतने नहीं होते, हमारी इंडस्ट्री रिलेटेड पॉडकास्ट बहुत ही कम है, शायद ना के बराबर होंगे। अगर हमारी इंडस्ट्री से मेरा मतलब ये है कि हम जो छोटे लोग काम कर रहे हैं, अब आप देखिए, अगर आप ट्रेडिंग में काम कर रहे हो, आप चांदनी चौक में किसी कटरे में चले जाइए, वहां पे जो लोग ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं 50 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं और 2 आदमी उनके यहाँ काम करने वाले। आप 12 करोड़ का काम कर रहे हो, 60 लोगों का एम्प्लॉय। बिल्कुल, इंडस्ट्री का तो ये फायदा है ही, बिल्कुल है ना। बिल्कुल कॉमर्स भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमर्स ट्रेडिंग वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्टीमेटली अभी तक जो हमारा रोल मॉडल था, हमारे काम में इन्वेस्ट करने वाला कोई ना कोई एक लाला जी होते थे जो हमारे काम में इन्वेस्ट करते थे, पर उनकी भी लिमिटेशन है, क्योंकि अगर उनको मार्केटिंग करनी पड़ेगी तो उनको 2 आदमियों से काम नहीं चलेगा, उनको कम से कम नहीं तो 20 आदमी रखने पड़ेंगे, उनको भी टीम चाहिए, यानी कि मार्केटिंग भी अपनी एक कॉस्ट है। अब आपका तो क्या है, आपका तो एक सेटअप बना हुआ है कि भैया नक्षत्र जी हैं वो R&D कर रहे हैं, पाशा जी हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन कितना कब तक, लेकिन तक करेगा सर, आपको टीम चाहिए ही, आप अकेले कब तक करते रहोगे, बहुत सारे फैक्टर। इसी के साथ में अभी हम इस बात को बंद करते हैं और उम्मीद है कि
2-3 साल तक बाद में कभी आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे कि आप कहाँ तक पहुंचे, एग्जैक्टली है ना। मैं तो चाहता हूँ हर साल बैठे हम लोग बैठते रहे और देखते रहे देखते रहे और बगैर आपकी किसी सपोर्ट मदद हमें के, बहुत important या वैसे कैसे आप पहुंच पाए, है ना। नहीं, फिर वो बस आगे के आगे देखते हम जो टारगेट कर रहे हैं, ग्रोथ ईश्वर करे, आप लोगों के सहयोग से मैं उम्मीद करूंगा हमारी टर्नओवर डबल हो। हमें लगता है जो कि हम सोच रहे हैं उस पर मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा, लेकिन हमें लग रहा है कि आज की डेट में हम ग्रो कर पाएंगे, ऐसा हमें लग रहा है। और अब से अगर हम 1 साल बाद दोबारा बैठें तो मुझे दिल में ऐसा है कि शायद हम ग्रो कर चुके होंगे, डबल ग्रो कर चुके होंगे तब तक। हमसे मतलब होता है सर, हम अकेले नहीं, आप भी, As a हम भी, team, जो हमारे साथ जुड़े हुए सभी सब मिलके पड़ेंगे, सभी ग्रो करेंगे। एक ये नहीं हो सकता कि हम चले दूसरा ना चले। बहुत अच्छा लगा सर, आपने बुलाया और बहुत अच्छा डिस्कशन किया। और आपका जो सपोर्ट रहा है ना, जिस वक्त हम कुछ भी नहीं थे, जो हम स्क्रैच पर थे और हमने बहुत लोज भी देखे, मैं लोगों से ये बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमारी कोई स्टडी ग्रोथ रही। बीच में पहले 2-3 साल में हमने बहुत लोज भी देखे, जब एक वक्त ऐसा लगा कि कहीं हमें ये बंद ही ना करना पड़ जाए सेटअप, लेकिन तब आपका इतना सपोर्ट रहा, आपने इतना सपोर्ट किया और हमें दोबारा से जो पुश दिया, और आज हम जो आज बैठे हैं यहाँ पर, इट्स ऑल मैं इनकी बात को काट के दोबारा कहूंगा, आपसे ज्यादा आपके फादर ने, आपके फादर ने जो सपोर्ट दिया, उन्होंने कहा नहीं पाशा मेरा दूसरा बेटा है, उन्होंने ये वर्ड यूज किया। बिल्कुल, मैं आज तक याद है। तो आपकी तरफ से तो बहुत सपोर्ट रहा है इसमें। हम तो लोगों से भी कहते हैं कि यू हैव बीन आवर गॉडफादर। सही है। अब अगली बार फिर मिलेंगे, बिल्कुल, और इसी के साथ में हम इसको बातचीत को बंद करते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच सर।